हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। दोस्तों, इंडिया जीके के टॉप 20 क्वेश्चन है वो डे 3 पे आज हम देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इंडिया जीके के क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है, भारत बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है। सीटी में अभी 40% का जो प्रावधान है वो कर दिया गया है। तो आपको आपके लिए ये भी एक खुशखबरी है, क्योंकि लास्ट ईयर है वो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। पर अब 40% है तो आप 40% की भी तैयारी रखिए, क्योंकि 40% भी बहुत सारे लोगों के नहीं आए थे लास्ट ईयर। देखिए, पहला सवाल है, भारत बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है। भारत, जो हमारे भारत का जो भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें एक चैप्टर है भौतिक विभाजन। उसमें मतलब जो अपने प्राकृतिक है और जो अपनी सीमाएं हैं वो सारा सब चैप्टर उसमें रहने वाला है। तो देखिए, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी जो सीमा है वो साझा करता है। एक तो आपके लिए ये फैक्ट है कि भारत जिस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश। और ये लंबाई कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4096, यानी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, लगभग 4100 किलोमीटर की। एक तो ये बात हो गई। अब हम ये देखते हैं कि सबसे कम किसके साथ करता है, सबसे ज़्यादा किस देश के साथ करता है, कौन-कौन से राज्य रहने वाले हैं। इन सीमाओं के कुछ स्पेसिफिक नाम भी है, वो भी हम देखने वाले हैं। देखिए, इसके लिए मैंने आपके एक ईज़ी वे में एक चार्ट यहाँ पे बनाया है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है वो साझा करता है 4096 किलोमीटर की। एक तो ये हो गया सवाल आपका। 5 राज्य है, बंगाल, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। 5 राज्य इस सीमा के लगते हैं। तो आपको सबसे लंबी और सबसे जो कम सीमा है उसके बारे में तो याद रहना ही चाहिए। तो देखिए, सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ, सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। उसमें सिर्फ एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो है लद्दाख। क्योंकि भारत के जो जम्मू कश्मीर है उसके अब 2 पार्ट हो चुके हैं। ये देखिए, जम्मू कश्मीर का पार्ट है और ये लद्दाख का पार्ट है। ये लद्दाख का पार्ट है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा टच होती है किसके, लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश के, 106 किलोमीटर की। और ये जो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा होती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे भारत सीमा साझा करता है चाइना के साथ। चाइना के साथ जो सीमा है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। इसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। चाइना के साथ भारत करता लगभग 3500 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की सीमा है वो साझा करता है। जिसमें 5 राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ये 5 राज्य है। पाकिस्तान के साथ करता है 3323 किलोमीटर की, जिसमें 5 राज्य है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और लद्दाख। और जो पाकिस्तान की जो सीमा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये भी एक आपको याद रखने वाली चीज़ है, रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है। तो हमारे जो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं हम। दूसरा सवाल है हमारा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता होता है कि लक्षद्वीप किस साइड में है, अंडमान किस साइड में है। बस भारत का नक्शा देख लेते हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स है, इनमें भी सवाल आ सकते हैं क्या जी, बहुत बार पूछे गए हैं इंडिया जीके से। और ये भी भारत का ही क्या अभिन्न अंग है। और आप सभी को क्या है, जो एटलस है वो एटलीस्ट रखनी चाहिए अपने पास, ताकि ऐसे सवाल जब आए तो हमें एक सरसरी वो नज़र से इन सवालों को देखना चाहिए। क्योंकि जो मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी पढ़ने में। तो देखिए, भारत में हम देखते हैं, एक तो अपने पूर्वी साइड ये जिधर बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है, अरब सागर, ये अरेबियन सी है। तो अरब सागर की साइड में, पूर्वी साइड में, यहाँ पे छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखते हैं नक्शे में, ये है हमारा लक्षद्वीप। और इस साइड में जो छोटे छोटे मोतियों की मालाएं दिखती है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब लक्षद्वीप को यदि हम जूम करें, हमारा सवाल है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो लक्षद्वीप को यदि हम यहाँ पे जूम करें तो ये देखिए, ये सारे क्या है, लक्षद्वीप के द्वीप है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंद्रोथ द्वीप। ये जो अंद्रोथ द्वीप है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, अंद्रोथ का नाम है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, लक्षद्वीप की राजधानी पूछते हैं कई बार, तो लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। ये है लक्षद्वीप की राजधानी। एक ये हो गया हमारा सवाल, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, वो है करावती। एक देखिए, यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहीं पे पास में एक पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारा अभी विवाद चल रहा है, उसका नाम है मालदीव। अभी मालदीव है जो चाइना के साथ घनिष्ठ संबंधता के कारण भारत के थोड़े रिश्ते हैं मालदीव से खराब हो चुके हैं। तो रिसेंटली ये चल रहा है, तो यहाँ से भी सवाल पूछ सकते हैं ज्योग्राफी में। जो लक्षद्वीप है और मालदीव है उसके बीच में एक चैनल है, ठीक है, कि सवाल पूछते हैं लक्षद्वीप और मालदीव है वो किस डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो ये देखिए मिनिकोय द्वीप है लक्षद्वीप का, यहाँ पे लास्ट द्वीप यहाँ पे है मिनिकोय और ये मिनिकोय है। तो मिनिकोय जो द्वीप है वो मालदीव से अलग होता है 8 डिग्री चैनल पे। यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है, ये भी सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, मालदीव। तो ये भी सवाल आ सकता है, मिनिकॉय लक्ष्य मालदीव से कितने डिग्री चैनल पे अलग होता है। इसका आंसर है 8 डिग्री चैनल। करावती क्या है, राजधानी है। सबसे बड़ा द्वीप क्या है, अंद्रोथ द्वीप। ये हमने लक्षद्वीप के बारे में देखा। सवाल देखिए, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंद्रोथ द्वीप, 3 नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा की उपमा किस नदी को दी गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है, इसका आंसर होगा कावेरी नदी। अब देखिए, कावेरी जो विवाद है वो साउथ के राज्यों में चलता रहता है। तमिलनाडु कर्नाटक है, उनमें अक्सर जल विभाजन को लेके ये विवाद चलता रहता है। अभी रिसेंटली चल रहा है, अभी सुर्खियों में है। तो यहाँ से इस नदी के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो कावेरी नदी है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। तो ये यदि हम भारत साउथ साइड का देखें भारत, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके ये है केरला का पार्ट, तो ये है तमिलनाडु, ऊपर कर्नाटका। तो जो कावेरी नदी है ये निकलती है कर्नाटक में, एक जगह है कोडागु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोडागु जिला, यह है कर्नाटक में। और इस जिले में ही है पहाड़ियाँ जिसका नाम है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो ब्रह्मगिरी से कावेरी का क्या है, उद्गम होता है। एक तो ये चीज हो गई। नदी के बारे में क्या पूछा जाता है कि नदी का उद्गम स्थल क्या है, फिर नदी कहाँ जाके गिरती है, का अपवाह क्षेत्र कौन सा है। ये 3-4 सवाल नदियों से पूछे जाते हैं। तो देखिए, कावेरी यहाँ से कर्नाटका से निकली, कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु आई, ठीक है। ये कावेरी निकली, ठीक है, थोड़ा सा इसने केरल को टच किया और फिर ये आके गिरती कहाँ पे है, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे ये गिरती है। तो हमने उद्गम स्थल देखा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक में, कोडागु जिला। उद्गम देखा, ये गिरती कहाँ है, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और इसके जो अपवा जिले हैं वो है आपके, एक तो कर्नाटक, कुछ पार्ट, थोड़ा बहुत पार्ट है वो केरल में है, बाकी मोस्टली ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, ठीक है। तो ये जो कर्नाटक और तमिलनाडु का जो अपवा क्षेत्र है, इसको दक्षिण भारत के चावल का कटोरा भी इसको बोला जाता है। इस एरिया को, चावल की बहुत ज़्यादा खेती इस एरिया में क्या है, होती है। उसके बाद क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जलप्रपात भी है। तो कावेरी नदी है उस पे 2 जलप्रपात है, ये भी बहुत फेमस है, इनके कई बार सवाल पूछते हैं। एक है आपके शिव समुद्रम, एक है होनेकल, के भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम और होनेकल जलप्रपात है। तो एक यहाँ पे फेमस कृष्ण सागर जलाशय है इस नदी पे, कृष्ण सागर जलाशय। तो ये हमने कावेरी नदी के बारे में कुछ चीजें देखी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा की उपमा भी इस नदी को दी गई है।
अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसमें पूछा है असंगत की पहचान कीजिए। इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें जो आपके राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, वहां से सवाल पूछा। सवाल 101% आएगा। आप ये मान लीजिए कि लगभग मैं 25 से 30 आपको इम्पोर्टेंट जो अपने राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, उनके बारे में मैं बता दूंगा। 2 क्लास में मैंने लगभग 7 से 8 करवा दिए हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो वो मतलब 4 ऑप्शन में आपके 4 तो वैसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा है असंगत की पहचान कीजिए, तो हमें असंगत इसमें ढूंढना है। देखिए, मानस जो अभयारण्य है ये असम में है, ये बिल्कुल राइट है। के बाद है दाचीगाम। दाचीगाम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ये भी राइट है। यहाँ पे हंगुल एक वन्य जीव पाया जाता है। हंगुल होता है हिरण के जैसा होता है, हमारे जैसे हिरण होता है वैसे ही सींग वाला होता है हंगुल, बहुत फेमस है। दाचीगाम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। के बाद है तीसरा सिमलीपाल। सिमलीपाल इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में है, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिमलीपाल छत्तीसगढ़ में नहीं है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? साइलेंट वैली केरला में है। जो नीलगिरी आपके पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी बहुत ही फेमस जगह है घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, तो ये सही है ये भी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमें क्या ढूंढना है? असंगत ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपके उड़ीसा में। उड़ीसा में है ये, उड़ीसा में। और मयूरभंज जो जिला है उड़ीसा का, वहाँ पे ये पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, इसमें फसलों की किस्में दी गई है, हमें ये पहचानना है कि कौन सी फसल की किस्में हैं। ये है साकेत, सरजू, महसूरी, गोविंद, पुस्सा 33। ये किस्में किस फसल की है? हमारे जो सिलेबस है उसमें 5-6 फसलों का नाम दिया गया है प्रमुखता से, तो ये जो फसलें हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके चावल। ये चावल की सारी किस्में हैं। और इसमें एक दो जोड़ लीजिए आप, एक पूछते हैं कई बार IR20, IR8, इंडियन राइस, IR का मतलब। एक पद्मा भी पूछा जाता है बहुत बार, पद्मा है आपके। एक हंसा है, एक चिंगम है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट सारी चावल की फसलों की किस्में हैं। अब यदि हम बात करें चावल की, तो जो चावल है उसकी खेती के लिए हमें सबसे पहले हम 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि चावल की जो पैदावार है उसके से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले जो चावल है इसको 20 से 27 डिग्री का लगभग क्या चाहिए? तापमान चाहिए। अनुकूल तापमान कितना है? 20 से 27 डिग्री। उसके बाद चावल है ये लगभग आपके जो 75 से और 200 सेंटीमीटर की जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे चावल ज़्यादा उगता है। तो वार्षिक अगर वर्षा का वितरण देखें तो 75 से 200 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वहाँ पे चावल उगता है। उसके अलावा ये जो जलोढ़ चिकनी मिट्टी होती है, ये इसके लिए क्या है? आदर्श मिट्टी है। हमने 3 चीज़ें चावल के बारे में देखी। किसी भी फसल से रिलेटेड क्या पूछते हैं? या तो पूछते हैं कि तापमान कितना चाहिए, कौन सी मिट्टी होती है, प्रमुख किस्में पूछते हैं, और उसके अलावा जो वार्षिक जो वर्षा है वो कितनी होती है, ये भी चावल की खेती से रिलेटेड पूछा जा सकता है। अब देखिए, और यदि हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो चावल है आपके जो कृष्णा गोदावरी का जो बेल्ट है, इस एरिया में ज़्यादा चावल मिलता है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी जो नदी है इसका जो अपवा क्षेत्र है, इस एरिया में चावल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में चावल की 3 फसलें हैं वो उगाई जाती है। मतलब ये फसलें हैं, ये क्या है? ऋतुओं के हिसाब से होती है कि चावल इस सीजन में हमारे उगाया जाता है। जैसे हम रबी खरीफ और ये देखते हैं ना, वैसे ही चावल के बारे में है ये चीज़ें। भारत में देखें तो एक अमन, एक आपके ओस, और एक बोरो। जो अमन है ये शीत ऋतु में, सॉरी शरद ऋतु में, और ओस है ये नाम से ही पता चल रहा है, शीत में क्या है, सर्दियों में ओस आती है। और बोरो जो है वो ग्रीष्म ऋतु की फसल है। और भारत में क्या है? मोस्टली जो अमन है इस सीजन में खेती की जाती है चावल की। किस्में हमने देख ली, ये सारी किस्में हैं।
चावल के बारे में हमने आदर्श तापमान देख लिया। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चावल के बारे में, वो ये है कि एक कई बार सवाल पूछते हैं गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस क्या होता है? गोल्डन राइस क्या होता है कि चावल की जो किस्म है, एक जीन परिवर्तन करके ये किस्म बनाई गई है। ठीक है, जीन मॉडिफाइड ये क्या है? फसल की किस्म है, जीन परिवर्तन करके ये बनाई गई है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें जो विटामिन ए है उसकी प्रचुरता होती है। विटामिन ए है उसकी ये कमी को पूरी करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन है वो पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है गोल्डन राइस। ठीक है, जो विटामिन ए की कमी को पूरा करता है, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये एक जीन परिवर्तन वाली किस्म है। एक जो चावल के बारे में हमारे इम्पोर्टेंट है वो है कि जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है भारत में, वो कहाँ पे है? ये भी सवाल पूछते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है आपके कटक, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो कटक है वहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। देखिए, चावल के बारे में मैंने आपको पूरा लगभग बता दिया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के स्टार्ट हो गए हैं। 5 क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के देखे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की जो समाज नामक संगठन है, इसकी स्थापना किसने की? क्या है सवाल? सत्यशोधक समाज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हिस्ट्री में यदि आप देखेंगे तो समाज सुधार आंदोलन है वो, चाहे आरएस प्री हो, चाहे सीईटी हो, राजस्थान में जो इंडिया जीके के सवाल आते हैं वो यहाँ से एक सवाल हमेशा आता है इस चैप्टर से। तो सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना किसने की थी? ये सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। बहुत ही हमारे महान व्यक्तित्व है जिन्होंने महिला शिक्षा, दलित उत्थान, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और इन्होंने, इनकी जो धर्मपत्नी जी है सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भारत में पहला कन्या जो विद्यालय है वो भी खोला। महिला शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो सत्यशोधक समाज है वो बनाया किसने? ज्योतिबा फुले जी है, इन्होंने स्थापना करी 1873 में। एक तो चीज ये हो गई। एक हमें ये भी याद रखना कि जो ज्योतिबा फूले जी है उनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है गुलामगिरी। ये भी कई बार सवालों में पूछा जाता है। गुलामगिरी इनकी क्या है? फेमस एक बुक है। और एक इन्होंने दीनबंधु, दीनबंधु नाम से इन्होंने एक मराठी जो ग्रंथ है वो भी लिखा है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। दीनबंधु इनका, ज्योतिबा फूले जी है इनका, इनकी पुस्तक है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी है, इन्होंने 1887 में क्या है? बेलूर मठ की स्थापना करी। एक तो ये हो गया हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है, ये विश्व धर्म संसद में भाग लेने गए शिकागो। तो शिकागो में ये गए कब? 1893 में। ये भी बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है। शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद जी है विश्व धर्म संसद में भाग लेने 1893 में गए। तो एक इनकी बांग्ला में इनका एक ग्रंथ है वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है प्रबुद्ध भारत। अब हम देखते हैं थोड़ा सा दयानंद सरस्वती जी के बारे में। देखिए, दयानंद सरस्वती जी इन्होंने एक तो आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। तो एक इनका ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसका ग्रंथ है? दयानंद सरस्वती जी का। राजा राम मोहन राय जी, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की एक तो। के बाद इन्होंने जो हमारे सती प्रथा उन्मूलन जो कानून था उसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनको भारत का क्या है, जो जनक बोला जाता है, आधुनिक भारत है उसमें पुनः जागरण का जनक इनको बोला जाता है। इनका एक ग्रंथ है संवाद कौमुदी, बहुत फेमस। इसके अलावा एक मिरात उल, एक इनका अखबार भी है। ठीक है, तो ये हमने देखा सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले, इसका राइट आंसर है। और बाकी हमने जो बाकी के जो ऑप्शन है उनके भी हमने थोड़ी थोड़ी चीजें देख ली है। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल है,
सर टॉमस मुनरो निम्नलिखित में से किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध रखते हैं? ये सवाल है हमारा। देखिए, भारत में जो भू राजस्व बंदोबस्त का मतलब ये होता है कि जो अंग्रेज कर लेते थे किसानों से, वो व्यवस्था किस प्रकार से की गई थी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इस क्वेश्चन का ये होगा रेवतवाड़ी बंदोबस्त। यदि हम बात करें, देखिए स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त का मतलब ये होता है कि जो भूमि है वो अंग्रेज जमींदारों को दे देते हैं। स्थायी बंदोबस्त मतलब जमींदारों को मालिकाना हक दे दिया गया। अब जमींदार है वो क्या है? टैक्स चुकाएंगे। जमींदार क्या है? टैक्स चुकाएंगे। और ये जो पद्धति है ये कॉर्नवालिस के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। जमींदारों को क्या है? जमीन का हक दिया जाएगा स्थायी बंदोबस्त में, और जमींदार है वो क्या है? किसानों को, वो अंग्रेजों को टैक्स देंगे। महालवाड़ी क्या है? महालवाड़ी का मतलब ये होता है कि इसमें जो महाल होते हैं, महाल का मतलब होता है गांव का समूह है, यानी गांव का जो समूह है उसको जमीन का मालिकाना हक दे देंगे। और ये गांव के समूह है, ये क्या देंगे? कर देंगे किसको? अंग्रेज को। ये है महालवाड़ी व्यवस्था, जिसमें गांव मिलके, गांव के समूह है वो कर अदा करेंगे अंग्रेजों को। तो ये महालवाड़ी जो व्यवस्था है इसका श्रेय वैसे होल्ट मैकेंजी को जाता है। होल्ट मैकेंजी थे, ठीक है, को जाता है। और उसके बाद है रेयतवाड़ी। रेयतवाड़ी का मैंने बताया आपको, इसका आंसर क्या होगा? जो टॉमस मुनरो है ये किससे रिलेटेड करता है? रेयतवाड़ी से। और रेयतवाड़ी का मतलब होता है, रेयत का मतलब होता है किसान, यानी जमीनों का हक किसानों को दिया जाएगा, और किसान क्या है? वो अंग्रेजों को कर चुकाएंगे। तीन कठिया जो पद्धति है ये मैंने आपको बताई थी, ये नील की जो खेती है इससे रिलेटेड है। पहले हमारे ये सवाल आ चुका है तीन कठिया वाला। गांधी जी भी क्या है? भाग लेने गए थे चंपारण में। तीन कठिया कि अंग्रेजों ने ये बोल दिया कि आप जमीन के एक निश्चित हिस्से पे नील की खेती करो, क्योंकि नील का जो प्रयोग है, जब औद्योगिक क्रांति वहाँ पे हो रही थी ब्रिटेन में, तो उनको क्या कलर चाहिए था, तो नील की खेती है वो प्राकृतिक रंग था एक, तो वहाँ पे उन पे किसानों पे प्रेशर डाला गया कि आप नील की खेती अनिवार्य रूप से खेत के इस हिस्से पे करिए। तो ये है तीन कटिया पद्धति। तो ये हमने देखा, सर टॉमस मुनरो का संबंध है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, ठीक है। के बाद देखते हैं अगला सवाल। 1902 में लंदन में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की? ये सवाल है। लंदन में अभिनव भारत जो संगठन है उसकी स्थापना किसने करी? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा गणेश सावरकर। वीर सावरकर और गणेश सावरकर है, ये दोनों भाई है। इनको सावरकर बंधु बोला जाता है। ये दो क्रांतिकारी है जिनको सावरकर बंधु की संज्ञा दी जाती है। सावरकर बंधु दो भाई है। इन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम है मित्र मेला। तो यदि सवाल आ जाए कि मित्र मेला नामक संगठन है उसकी स्थापना किसने की, तो उसका आंसर होगा सावरकर बंधु। और अभिनव भारत है लंदन में, उसकी स्थापना करी गणेश सावरकर ने, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए, जो श्याम कृष्ण वर्मा जी है, इन्होंने लंदन में एक तो आपके होम रूल सोसाइटी, एक इंडिया हाउस, ये दो संगठन है, इनकी स्थापना की लंदन में किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है। और अभिनव भारत की स्थापना की गणेश सावरकर ने। मित्र मेला यदि आ जाए तो वहां पे आंसर ऑप्शन आएगा सावरकर बंधु, जिसमें वीर सावरकर और गणेश सावरकर दोनों ने की, ठीक है। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है? ये सवाल है। अब देखिए, इसमें चार नीतियां दी गई है अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिश कालीन। हमें ये बताना है कि कौन सा जो वाइसराय या गवर्नर है वो इस नीति से संबंध नहीं रखता। तो इसमें देखिए, रिंग फेंस की नीति है सबसे पहले, ये वॉरेन हेस्टिंग की है। फिर है ठगी का दमन, ये विलियम बेंटिक की है। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो कर्जन में आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा रिपन। इसका सही आंसर क्या होगा? सॉरी, लिटन। जो लिटन है वो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे वर्नाकुलर प्लेस जो प्रेस एक्ट है वो कर्जन का नहीं है, किसका है? लिटन का। इल्बर्ट बिल किससे रिलेटेड है? ये रिपन, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य थे। तो गवर्नर जनरल है, उसने जब कार्यकारी परिषद बनाई, उसमें फर्स्ट जो इंडियन पहले भारतीय कौन थे, ये सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसन्न जो सिन्हा है वो राइट आंसर है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये वर्णित है। महाभियोग, एक तो महाभियोग लाया जाता है, एक महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया है वो है अनुच्छेद 61 में। डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी है उसके सवाल है वो कम पूछे जा रहे हैं। राजस्थान पॉलिटी है उसके सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। अगला सवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये हमारा सवाल है। देखिए, पहला है 101वां संविधान संशोधन। ये रिलेटेड किससे करता है? ये करता है आपके जीएसटी से। संविधान संशोधन एटलीस्ट आपको लास्ट के 5-6 है वो तो आपको याद रहने ही चाहिए, एग्जाम में सवाल पूछते रहते हैं। और 102 है वो किससे रिलेटेड है? ये है ओबीसी को जो संवैधानिक आयोग बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है? ओबीसी को संवैधानिक आयोग बनाया गया था। 103वां है, ये है आपके ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण मिला है उससे रिलेटेड करता है। और 104वां जो संवैधानिक संशोधन है ये है जो एस सी एस टीज है इनको राजनीतिक आरक्षण से रिलेटेड है। ये तो राजनीति में इनको आरक्षण दिया जाता है, 10-10 साल जो सीमाएं बढ़ाई जाती है उससे रिलेटेड है 104वां। आगे देखते हैं, निर्वाचन आयोग से संबंधित संविधान का भाग है। निर्वाचन आयोग कौन से भाग में आता है, ये सवाल है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा भाग 15। भाग 15 है वो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। भाग 11 है आपके केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध है वो भाग 11 से रिलेट करते हैं। भाग 13 में क्या है? भाग 13 में है व्यापार वाणिज्य, व्यापार की सुगमता। ठीक है, ये भाग 13 में है। और भाग 14 है उसमें आप देखते हो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, हमने आरपीएससी भी पढ़ा। तो सेवाएं हैं अखिल भारतीय सेवाएं, वो किस में है? भाग 14 में। और भाग 15 है इसका राइट आंसर है। निर्वाचन आयोग किस में है? भाग 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले देखिए, संघ संविधान समिति, एक तो है संघ संविधान समिति और एक है प्रांत संविधान समिति। जो आपकी प्रांत संविधान समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति है, ड्राफ्ट समिति, उसके चेयरमैन थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू क्या है? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के क्या है? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? ठीक है, जो हमारे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है इसकी स्थापना कब हुई, ये हमारा सवाल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीएसओ बोलते हैं। सीएसओ की स्थापना की गई थी मई 1951 में, ये इसका राइट आंसर होगा। मई 1951 में सीएसओ की स्थापना की गई थी। एक देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें ये भी याद रख लीजिए, एक सीएसओ, एक था एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब इन दोनों का विलय कर दिया गया, अब बना दिया गया एनएसओ। ठीक है, एनएसओ बना दिया गया है और आपके 2019 में ये क्या है? इनका विलय कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आरबीआई का कार्य नहीं है, ये पूछा है। सबसे पहला है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण आरबीआई का कार्य है, क्योंकि साख का मतलब कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोगों को उधार देती है, लोगों को लोन देती है। तो जो आरबीआई है वो बैंक दरों के माध्यम से क्या है कि मुद्रा का प्रसार कितना रहना चाहिए वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। तो ये इसका राइट आंसर, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। साख नियंत्रण आरबीआई का कार्य है, हमें पूछा है कार्य नहीं है। अनुसूचित बैंकों की शिखर संस्था,
बिल्कुल सही है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। फिर मौद्रिक नीति का निर्माण, मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? वो भी आरबीआई करता है। बैंक दर कितनी रहनी चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितनी रहनी चाहिए, जो आपके सीआरआर कितनी रहनी चाहिए, ये मौद्रिक नीति सारी कौन करता है? आरबीआई। चौथा है साख सृजन। तो इसका जो आंसर होगा, कार्य नहीं है, वो क्या होगा? साख सृजन। साख सृजन मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है वो करती है साख सृजन, यानी कि लोगों को कितना पैसा लोन के रूप में देना है। आरबीआई कोई ऐसा थोड़ी है कि आरबीआई लोगों की जमाएं लेता है और लोन देता है। ये काम कौन करते हैं? कॉमर्शियल बैंक करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साख सृजन आरबीआई का कार्य नहीं है। साख नियंत्रण कार्य है, साख सृजन कार्य नहीं है। अगला सवाल, नरसिम्हन समिति है, ये किससे रिलेट करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बैंकिंग संरचना सुधार। ये इसका राइट आंसर होगा। नरसिम्हन समिति है, उसका संबंध किससे है? बैंकिंग जो है उससे है। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? हरित क्रांति है, उसकी शुरुआत पूछा है। वैसे तो रंगनाथन जी थे, ठीक है, भारतीय हरित क्रांति के जनक, और विश्व स्तर पे नोमेंग बोरलॉग जी थे। हमें ये पूछा है कि किस विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई। तो जाहिर सी बात है ये विश्वविद्यालय बहुत पुराना रहा होगा। और भारत का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है वो है पंतनगर विश्वविद्यालय। इसका पूरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत जीबी पंत विश्वविद्यालय। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। तो इस विश्वविद्यालय ने तो जब हमारे यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत हो रही थी तब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीबी पंत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? उत्तराखंड। अगला सवाल, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या कि ज़्यादातर ऐसे सवाल आ रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, बहुत इजी इजी ऊपर ऊपर से सवाल आ रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जो हमें पूछा है राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति का मतलब कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, सरकार के पास कितना पैसा जा रहा है, सरकार का कितना राजकोषीय घाटा है, मतलब सरकार की जितनी भी प्राप्तियां और जो खर्चे हैं उससे रिलेटेड जो नीति है वो है राजकोषीय नीति। सिंपल सा बता दूं आपको। अब ये राजकोषीय नीति है, ये कौन तैयार करता है, किसके द्वारा तैयार की जाती है? आरबीआई। मैंने आप लास्ट सवाल में ही हमने देखा मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? आरबीआई। तो आरबीआई तो इसमें आंसर होगा नहीं। उसके बाद है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसको हम सेबी बोलते हैं। सेबी का काम ये राजकोषीय नीति तैयार करना थोड़ी है। सेबी क्या काम करता है? शेयर मार्केट है, जो कंपनियां हैं लिस्टेड है, शेयर है, लोगों की इन्वेस्टमेंट है, उनकी रक्षा कौन करता है? सेबी करता है। रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है? सेबी बनाता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नीति आयोग, नीति आयोग क्या है? सलाहकारी निकाय है, ना कि पॉलिसी मेकिंग। ये सलाह देता है कि आप ऐसी नीतियां बनाइए। तो राजकोषीय नीति नीति आयोग भी नहीं करता। फिर क्या बचा? वित्त मंत्रालय। तो ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है, वही तो क्या है? आरबीआई जो ये राजकोषीय नीति है वो तैयार करता है। अगला सवाल देखिए, जीडीपी की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? अब ये सवाल देखते ही क्या होता है कि स्टूडेंट कूद पड़ता है। हमने दादा भाई नारोजी सुना है, भारत में दादा भाई नारोजी है वो प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं। पर विश्व स्तर पे पूछ रहा है जीडीपी की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। अब इसमें आंसर यहाँ पे, यदि ये साइमन कुजनेट्स नहीं होता तब तो हम दादा भाई नारोजी कर सकते थे। पर यहाँ पे राइट आंसर होगा साइमन कुजनेट्स। अमेरिकी अर्थशास्त्री है जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई तब इन्होंने जीडीपी है उसकी अवधारणा दी। इन्होंने राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसके उनका ये कॉन्सेप्ट लेके आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कुजनेट्स। ठीक है, तो ये हमारे आज के 20 सवाल हो चुके हैं। धन्यवाद।